हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम है सुशांत और कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो आपकी क्लास 12th के किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये वीडियो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट या किसी चैप्टर या पर्टिकुलर किसी चीज की बात नहीं करूंगा। इसकी बात करूंगा कंप्लीट क्लास 12th की। अच्छा सर, ऐसा क्या बात करने वाले हो आप क्लास 12th में? क्लास 12th में मैं आज ऐसी बात करने वाला हूं कि अगर आप देखो, किसी भी गेम को समझने से पहले, गेम को खेलने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, आप कोई भी गेम खेलते हो, कैरम, चेस या फिर एनी गेम जो भी आपको अच्छा लगता हो, अगर आप उस गेम को जितना अच्छी तरीके से समझ लोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा उसमें एक अच्छा स्कोर करना, अच्छी तरीके से उसे जीतना, है ना। क्लास 12th भी सेम ऐसा ही समझ लेना, बट वो खेल नहीं है, वरना वो आपको खेल बना देगी। ऐसा नहीं समझना कि वो खेल है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि क्लास 12th में हाई स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले क्लास 12th को समझना पड़ेगा। क्लास 12th में क्या है, उसके सिलेबस को डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा, उस सिलेबस को समझना पड़ेगा। कि देखो, अगर हम ये सोचें बस हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क, केवल हार्ड वर्क से आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्या क्लास 12th में, क्या क्लास 12th के बाद। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो, हार्ड वर्क तो समझ में आया, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिलेबस पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, एवरीथिंग जो भी हम पढ़ रहे हैं हार्ड वर्क के साथ, वो तो हमारा हार्ड वर्क हो गया। पूरी जुनून के साथ हम उसको पढ़ रहे हैं, वो हमारा हो गया हार्ड वर्क। अच्छा, स्मार्ट वर्क क्या हुआ? स्मार्ट वर्क ये हुआ हमको क्या पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, किस लिमिट टाइम फ्रेम के अंदर पढ़ना है और कब तक उसको खत्म करना है, ये आता है आपके स्मार्ट वर्क में। और केवल हार्ड वर्क से आप सोचते हैं कि अगर अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। इस गलतफहमी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको दूर कीजिए, क्योंकि केवल हार्ड वर्क से आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है आपको ठीक ठाक स्कोर मिल जाए बताने के लिए कि भाई इतना हो गया, बस जो चाहा था भगवान ने वो हो गया। बट अगर आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि केवल हार्डवर्क आपको वो नहीं दिला सकता जो आप रियलिटी में पाना चाहते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी लाना पड़ेगा अपनी स्टडी के अंदर। क्लास 12th को अगर अच्छा स्कोर करना है आपको, एक लास्ट में जब एक अच्छा स्कोर आपके हाथ में आएगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा भाई केवल हार्ड वर्क से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर हमको अच्छा स्कोर करना है क्लास 12th में, क्या क्लास 10th में, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं अभी मैं, क्योंकि 9th और 11th तो स्कूल के मतलब स्कूल के स्तर की चीजें हैं। बाकी क्लास 10th और 12th की बात मैं करूं तो उसमें आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के साथ साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस, स्ट्रेटेजी, टिप्स और क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या नेसेसरी है आपकी क्लास 12th में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। आज क्लास 12th की बात करते हैं, 10th की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। आज केवल क्लास 12th की बात करते हैं कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ क्या स्मार्ट वर्क जरूरी है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, वो आज आपको मैं बताऊंगा, टिप्स दूंगा क्या टिप्स के साथ करना है, कैसे रिवीजन कर, रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और तो और आपके लिए जो जो सफिशिएंट होना चाहिए, जो जो नेसेसरी होना चाहिए, वो आज आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है। सो क्लास 12th में मैंने आपको बताया, इसको खेल मत समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मजाक मत समझना, वरना ये आपको ऐसा मजाक बना देगी आपको कहीं मुंह दिखा होता है। देखो, ऐसा है कि शायद एक साल या एक महीने या एक हफ्ते के बाद आपसे कोई ना पूछे कि भाई तेरा 12th का स्कोर क्या रहा। ये होता है भाई। एक एक महीना भी मैंने बहुत बोल दिया, एक हफ्ते या 15 दिन के बाद सब भूल जाएंगे, आपके घर के भी भूल जाएंगे कि हमारे बेटे ने क्लास 12th में या कुछ बिगाड़ लिया या कुछ बना दिया, सब भूल जाएंगे। क्या आपका एक अच्छा स्कोर होगा, क्या आपका बुरा स्कोर होगा, किसी को याद नहीं रहने वाला। ये केवल थोड़ी टाइम का इशू होता है, या फिर कहा जाए तो खुशी होती है कि हमारा भाई क्लास 12th में 97% आया। और एक है जिसका 79 या फिर 69% है, वो थोड़े समय के लिए हो सकता है, उसके घर वाले भी कहें उससे कि अगर पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता, वरना ये सब नहीं जो तो आज तेरे को फेस करना पड़ रहा शायद नहीं करना पड़ता। बस 15 दिन के बाद या एक महीने के बाद किसी को याद नहीं रहने वाला। ये रहेगा कब याद? जब आप
आगे लाइफ में जैसे जैसे आगे जाओगे ना, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि देखो क्लास 12th का स्कोर किसी और के लिए नहीं करना, आपको आपको अपने लिए करना है, ठीक है ना। क्लास 10th क्लास 12th या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी के लिए नहीं निकालने वाले, आप लोग अपने लिए निकालने वाले हैं। सो किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी एग्जाम में अगर आपको स्कोर करना है, तो ये पहली बात भूल जाइए कि ये मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कोई सा भी मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क, जितना भी आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप अपने लिए। ये आपको जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको समझ में आने लगेगा कि भाई देखो, खुशी होती है, सबको होती है, जब कुछ बिगड़ जाता है तो दुख भी होता है, और कुछ अच्छा कर लेते हैं तो खुशी भी होती है। थोड़े समय की होती है, किसके लिए? आपके आसपास में जो लोग हैं उनके लिए। आप शायद आपके उसमें घर वाले हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बट जो परमानेंट, जो आपकी आपको जो असलियत खुशी होने वाली ना, असली खुशी, वो आपको होने वाली, क्योंकि आपने जितनी भी मेहनत की है वो सारी आपने अपने लिए की है मेहनत। ये किसी के लिए मेहनत नहीं है। आपकी मेहनत का एक एक कतरा आपको सूद समेत लौटा देगी नेचर, क्योंकि मेहनत आपकी थी, रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और कैसा रिजल्ट आपको चाहिए वो आपकी मेहनत डिपेंड करती है, आपकी मेंटलिटी डिपेंड करती है, आपका दिमाग डिपेंड करता है, आपकी हैबिट्स डिपेंड करती हैं कि मैं कैसी आदतों के साथ अपनी मेहनत कर रहा हूँ। फेक मेहनत करनी नहीं है, रियल मेहनत करनी है, अगर कर रहे हो तो। वरना किसी को भी झूठा दिलासा नहीं देना कि हम आज ऐसा करने वाले हैं, 12th में ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, कुछ नहीं होने वाला। आपको केवल सुनने में ताने मिलेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास 12th या फिर इस साल के एंड में, ठीक है ना। हम आप बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। आइए चलते हैं। देखो, पहले मैं बात करूंगा आपसे फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। फिजिक्स ऐसा सिलेबस या फिर ऐसा सब्जेक्ट जिसको केवल हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से नहीं जीता जा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैथ की बात करें तो उसमें 80% प्रैक्टिस, मेहनत, जिसको हम बोलते हैं हार्ड वर्क, और 20% स्मार्ट वर्क काम करता है, ठीक है। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का फंडा क्या है? देखो, फिजिक्स का सबसे पहली चीज कि इसमें आपकी थ्योरी और क्वेश्चंस का एक इक्वल प्रोपोर्शन मिलता है आपको। आप ये सोचो कि मैं केवल क्वेश्चन लगाऊं, क्लास 12th की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं, बट क्लास 12th में अगर आप सोचो मैं थ्योरी कर लूं और क्वेश्चन रहने देता हूं, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका देखो पेपर उस तरीके से डिजाइन किया जाएगा क्योंकि उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस का एक इक्वल प्रोपोर्शन मिलेगा। थ्योरीज पढ़कर आप पास तो हो सकते हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, थ्योरी से आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो फिजिक्स को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका, पढ़ो क्वेश्चंस, पढ़ो क्वेश्चंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें आपको थ्योरी भी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इक्वल प्रोपोर्शन में। अगर किसी भी चीज में थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई तो शायद फिजिक्स आपके हाथ में से निकलने लगे, ठीक है। फिलहाल हम सिलेबस की बात करते हैं, फिर आगे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, रिवीजन टिप्स की बात करेंगे, और क्या क्या चीजें जरूरी है क्लास 12th में वो आपको आज बताई जाएंगी। देखो, पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं, या फिर पहले मैंने, देखो जिस पे ये ब्लू टिक्स लगी हुई है ना, डबल टिक्स ब्लू, वो आपकी यूनिट्स हैं, और जो बिना ब्लू टिक्स की हैं वो उन यूनिट्स के जस्ट नीचे अब में बिलो में जो लिखी हुई हैं वो उनके चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर्स के सामने मैंने उनकी मार्किंग स्कीम लिखी गई है, क्यों? स्मार्ट वर्क बताने के लिए कि आपको कैसे करना है स्मार्ट वर्क। अब आप कहेंगे सर मार्क्स से कैसे स्मार्ट वर्क, बताता हूं। देखिए, पहले हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है, उसके दो चैप्टर हैं उसके अंदर। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि आपका चल रहा है, जिसका लेक्चर्स आ चुके हैं। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी अपने आप में एक अच्छी खासी थ्योरी और अच्छी खासी क्वेश्चंस लेकर के चलता है चैप्टर पूरा। इस चैप्टर में से मेरे अकॉर्डिंग अभी तक कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि और देखो मेरे हिसाब से रिड्यूस होना ना होना अलग बात है, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। वरना देखो क्या होता है, इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप रिड्यूस की तरफ ध्यान दोगे, वीडियो हम उस पर बना देंगे, अगर आपको क्लास 12th करनी है और बाद में करना है तो उस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले समझो रिड्यूस का मतलब, अगर रिड्यूस आपने सिलेबस छोड़ दिया तो आपने इस, देखो रिड्यूस होता क्या है कि रिड्यूस का मतलब, अगर रिड्यूस सिलेबस आपने छोड़ दिया तो ये समझना
ट्वेल्थ तो आपकी निकल गई, ट्वेल्थ के बाद आप गिर जाओगे मुंह फाड़ के। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टॉपिक्स वो चले जाएंगे जिनसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपका रेड्यूस में निकल जाएगा। ठीक है, सो आपको रेड्यूस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। आपको जो करना है वो क्या, कंप्लीट सिलेबस विथ कंप्लीट प्रैक्टिस विथ कंप्लीट रिवीजन आपको स्टडी करना है, सिंपल। रिड्यूस की तरफ ध्यान मत दो अगर आप हाई स्कोर करना चाहते हो तो, वरना अगर आप क्लास 12th की बात है, आप रिड्यूस सिलेबस देखें और उसको रिड्यूस कर दें बिना बेझिझक, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज होती इसीलिए रिड्यूस करने के लिए, वरना रिड्यूस के अगर रिड्यूस नहीं करना होता तो फिर वो सिलेबस बताया क्यों जाता रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया अच्छे क्वेश्चंस बनाता है, अच्छी थ्योरी रखता है। सो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 9 मार्क्स। अप्रोक्स की बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट या फिर बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता पा रहा, बता भी नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता रहता है मार्क्स में। हो सकता है पहली यूनिट से 10 मार्क्स हो जाए, इसमें से 6 रह जाए, इसमें से 4 रह जाए, उसमें बढ़ जाए, होता रहता है ऐसा। सो मैं एक अप्रोक्स या फिर अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये 9 मार्क्स मतलब कि अच्छा खासा स्कोर रखता है। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी यूनिट की तरफ चलते हैं, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक सिंपल यूनिट है, सिंपल तो नहीं कहूंगा, मतलब कि एक सिंगल यूनिट है। इसके अंदर कोई भी चैप्टर नहीं है, ये खुद में एक चैप्टर है, और ये वास्ट वर्जन है किसका? क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें थोड़ा छोटा एक व्यू दिया गया है, इसमें थोड़ा वास्ट तरीके से समझाया गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड बहुत सी चीजें हैं इसमें, वो आपको समझाई जाएंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और ये जितना वेटेज करता है 7 मार्क्स का। अब देखो इसमें फायदा क्या है इस चैप्टर को करने में, थोड़ा बड़ा है पर फायदा क्या है, अकेला चैप्टर 7 मार्क्स गेन करेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और ये 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे में ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसको छोड़ दो और इसको कर लो, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको कर लो, करना सब कुछ है। तीसरी यूनिट की तरफ चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर जो 2 चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये एक चैप्टर है, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका 10 मार्क्स गेन करता है, और जो दूसरा चैप्टर है वो आपका 7 मार्क्स गेन करता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे पहले जो पहली यूनिट थी उसने 9 मार्क्स किए, सेकेंड यूनिट ने 7 मार्क्स किए, और तीसरी यूनिट ने 17 मार्क्स किए। स्ट्रेटेजी में बताऊंगा क्या करना है आपको, फिलहाल आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए केवल। जो चौथी यूनिट है वो आपका ईएमआई एंड एआई। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एआई इज द ऑल्टरनेटिंग करंट, या फिर सॉरी इसको एआई नहीं एसी बोलना था, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पूरी यूनिट सिंगल चैप्टर है जो कि 7 मार्क्स कंटेन करता है आपके क्वेश्चन पेपर में अप्रोक्सीमेटली, है ना। अगली यूनिट पे चलते हैं, ईएम वेव्स, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये भी एक सिंगल चैप्टर है जो कि 4 मार्क्स कंटेन करता है आपके क्वेश्चन पेपर में, किसके? फिजिक्स के। अगली तरफ चलते हैं जो कि ये ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स के अंदर 2 चैप्टर है ना, थोड़ी सी वास्ट यूनिट है ये, क्योंकि इसमें रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका अलग है, ये है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका एक अलग चैप्टर है, और वेव ऑप्टिक्स आपका अलग चैप्टर है। किसकी यूनिट में? ऑप्टिक्स यूनिट में, जिसमें कि वेव ऑप्टिक्स और ये दोनों जो चैप्टर हैं वो 14 मार्क्स गेन करते हैं, या 14 मार्क्स कंटेन करते हैं इन योर क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स। अगली यूनिट की तरफ चलते हैं जिसको हम जी से बोलते हैं, डबल टिक है इस पे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ठीक है ना, 5 मार्क्स गेन करती है, अच्छा खासा, मतलब कि जिस हिसाब से यूनिट है उस हिसाब से अच्छा खासा मार्क्स या मार्क ये गेन करती है। अगली यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई आपका देखो 14 मार्क्स कंटेन करती है, या 14 मार्क्स आपको दिला सकती है इन योर क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स, आपके ये केवल एक यूनिट। देखो उसके चैप्टर्स 2 अलग अलग है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अच्छी बुक्स में अगर आप देखोगे तो अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं, अलग अलग कंसेप्ट उनके अलग अलग सेपरेट कर रखे हैं, है ना।
और अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको एक सिंगल चैप्टर मिलेगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें आपको पूरा चैप्टर एक ही चैप्टर में, पूरा जो दोनों चैप्टर हैं वो एक ही यूनिट में कंटेन कर रखे हैं, उन्होंने एक ही यूनिट में बना रखे हैं। सो आपको अगर एनसीईआरटी में से देखेंगे तो आप एक ही यूनिट में मिल जाएंगे। अगर थोड़ी अच्छी बुक से आप देखते हैं तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स होंगे जो कि 14 मार्क्स आपके कंटेन करते हैं क्वेश्चन पेपर में। अप्रोक्स की बात कर रहा हूं, और 14 मार्क्स एक अच्छा खासा वेटेज है एक हाई स्कोर करने के लिए। सिलेबस को आप समझ गए, ठीक है ना। सिलेबस आपने समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, EMI and AC, electromagnetic waves, optics, dual nature of radiation, atoms and nuclei। 10 यूनिट है, 10 में कुछ चैप्टर्स अलग अलग है जो कि सेपरेट कर रखे हैं उसी यूनिट में से, बाकी ये 10 यूनिट है। सो आपको सिलेबस तो आपको पता पड़ गया भाई। देखो हमको सिलेबस सर हमको पता पड़ गया, अब हमको बताइए हमको करना क्या है। हार्ड वर्क तो हम बात करेंगे बाद में, पहले हम करते हैं स्मार्ट वर्क पे बात। देखो स्मार्ट वर्क क्या है। स्मार्ट वर्क के बाद अलग अलग सब्जेक्ट के तुरंत मैं बता दूंगा आपको स्ट्रेटेजी। फिलहाल हम फिजिक्स की तरफ चलते हैं। देखो फिजिक्स में स्मार्ट वर्क क्या है। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको यूनिट्स दे रखी है मैंने, इनके सामने क्वेश्चन नंबर वो मार्क्स दे रखे हैं कि कितने मार्क्स अप्रोक्सीमेट इन यूनिट से बनते हैं, है ना। अब स्मार्ट वर्क देखो काम क्या करेगा। स्मार्ट वर्क में आपको करना क्या है, पहले तो ये देखो कि हाई वेटेज किस यूनिट का है। सेकेंड थिंग आप ये देखिए कि कौन सी यूनिट इजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल है समझने के लिए और पढ़ने के लिए, है ना। देखो मेरे हिसाब से, या फिर मैं बताता हूं आपको, द एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसको मॉडर्न फिजिक्स में भी जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स एक अलग मतलब कि यूनिट टाइप में है जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स कंटेन या फिर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो एटम एंड न्यूक्लिया एक ऐसा यूनिट है या फिर ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको अच्छा खासा वेटेज दिला सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत के। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इनको समझना पड़ेगा। और ऐसे भाई कोई देखो ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं कि सर अब नहीं हो रहे हमसे, हम कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे, बहुत सिंपल यूनिट है, आराम से कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। क्योंकि देखो इसमें क्या दिक्कत क्या नहीं है। एटम्स है, 9th में पढ़ रखा है, रदरफोर्ड की ने क्या किया, थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया, और कैसे एग्जिस्ट करते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, किसके, एटम के अंदर, न्यूक्लियस कैसा होता है, अल्फा पार्टिकल्स वाले थ्योरी क्या थी, एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड फॉइल वाला, यही सब इसमें पढ़ाया जाएगा आपको एटम्स में, है ना। सिंपल पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चंस करने हैं, लेक्चर देखने हैं, रिवीजन करना है, वो आपका हो गया स्मार्ट वर्क। सो अगर मेरे हिसाब से आप देखो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा आपसे कि आप जिसमें इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि जैसा वो बताए वैसा पढ़ते चलो, ठीक है ना। आप देखो करना क्या है आपको, इसमें से आप ये देखिए, ये मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि मेरे हिसाब से अलग एक व्यू होगा और आपके हिसाब से अलग विजन होगा आपका कि सर हमें तो ये सही लग रहा है या हमें तो वो सही लग रहा है। अब मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैंने आपको ये दे दिया सिंपल बना करके पूरा चार्ट, है ना। इसमें से आप देखो, देखो मैं बस आपको बता देता हूं कि किसका लेवल कैसा है पढ़ने में और समझने में। अगर मैं बोलूं इसके बारे में तो ये थोड़ा इजी है। तो मेरे हिसाब से इसको आप थोड़ा जल्दी और आसानी से खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब 14 नंबर आप अपने आराम से सिक्योर कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत के। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो क्लियर है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बस ये है कि आपको इसमें थोड़ी कम मेहनत करनी है और कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस यूनिट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो दूसरी यूनिट की तरफ चलता हूं वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसमें भी कोई ज्यादा ऐसे कंसेप्ट नहीं है जो आपको आपका दिमाग घुमा देंगे कि ऐसा कैसे हुआ या वैसा कैसे हुआ। सिंपल यूनिट है, समझने लायक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें भी आप अपने देखो 14 मार्क्स आपने इसमें सिक्योर किए, 5 मार्क्स आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना आप,
5 मार्क्स आपने इसमें किए, 14 इसमें किए, अप्रोक्स मार्क्स हो गए आपके 19, है ना। तो 19 मार्क्स सर हमने आसानी से आपके कर लिए हैं। अच्छा देखो, अब मैंने आपको बताया था मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपके आते हैं ये दोनों चैप्टर, और एक चैप्टर और है जिसको मेरे हिसाब से स्कोरिंग भी बोलूंगा मैं और बहुत सिंपल भी बोलूंगा, और यूनिट में भी नहीं, वो इसी मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा मार्क्स गेन करता है। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें आपको पढ़ाया किया जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सेमीकंडक्टर, इसी में आपको कम्युनिकेशन, ये चीजें आपको बताई जाएंगी इस यूनिट के अंदर, है ना। ये भी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, और ये तीनों किस में आते हैं, ये आते हैं तीनों आपके मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स। सो द मॉडर्न फिजिक्स इज मच 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर हाई स्कोर। मॉडर्न फिजिक्स आप जितनी जल्दी खत्म करना चाहें उतनी जल्दी आप खत्म कर सकते हैं, आसानी से और बहुत जल्दी विद इजी कंसेप्ट, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई अपनी मॉडर्न फिजिक्स वाली। इसके बाद देखो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि बस सिंपल इजी इजी चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो इजी चैप्टर्स में से एक ये बहुत सही चैप्टर है, जिसको आप जल्दी खत्म कर लोगे आसानी से, बिना मेहनत के, मतलब मेहनत तो है, कम मेहनत के, ठीक है ना। EMI एंड AC, ये भी एक ठीक ठाक चैप्टर है, जल्दी खत्म होने वाला, विद मतलब इन सब के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है 2 दिन में खत्म हो जाएगी, 2 दिन तो खैर नहीं, पर एक ठीक ठाक टाइम लेंगे ये इन सब यूनिट से कम, क्योंकि ये 1, 2 और 3, ये 3 यूनिट ऐसी हैं जो आपका अच्छा खासा टाइम कवर कर लेंगी, क्योंकि इनमें से भाई कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनने वाले हैं, और प्रैक्टिस भी आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी इन यूनिट्स पर। कमांड या फिर कमांड बोले या फिर अच्छी खासी पकड़ बनाने के लिए आपको इन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जो बाकी के चैप्टर्स हैं ये आपके आसानी से हो जाएंगे, इतना कोई झंझट नहीं फैलेगा इनमें। सो देखो ये वाली जो यूनिट है ये आपकी है 9 मार्क्स की, है ना। कितने मार्क्स की, 9 मार्क्स की। ये वाली यूनिट है वो आपकी है 7 मार्क्स की, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाली यूनिट है वो आपकी है 10 मार्क्स की, ठीक है। वो सॉरी 17 मार्क्स की, ये 10 मार्क्स गलती से हो गया, 17 मार्क्स की। सो आपके मैंने आपको बता दिया। और ऑप्टिक्स देखो, ये जो यूनिट है ना ऑप्टिक्स, ये ऐसी यूनिट है जो आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करेगी विद मच, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जितने मुश्किल है, या फिर मुश्किल नहीं बोले यार, मॉडरेट है, उतने ही ज्यादा सवाल भी या फिर क्वेश्चंस भी बहुत मॉडरेट है, बहुत ज्यादा ठीक ठाक बन जाते हैं इससे क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो आपको देखो इस सिलेबस से ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमको करना क्या है जल्दी और पहले। देखो मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जो इजी है उसको जल्दी कर लो और पास हो जाओगे, है ना। सिंपल, इसको भी करो जल्दी, खत्म करने की कोशिश करो सिलेबस को जल्दी से जल्दी। फिजिक्स का सिलेबस आपके सामने आ चुका है, आप चाहें तो मैं एक साइड में हो जाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए विद मार्क्स एंड खुद से प्लान कीजिए। मेरा बताने का काम था, मैंने आपको बताया, मैं आपको ये नहीं बता सकता भाई पहले इसको कर लो, पहले इसको कर लो, पहले इसको कर लो। जिसमें आप सफिशिएंट, जिसमें आपको ठीक ठाक लगे, आप ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आपकी खुद की बनती है। अब हम चलते हैं अगले सिलेबस पर जो कि है केमिस्ट्री का। देखो हमने फिजिक्स का सिलेबस हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, है ना। केमिस्ट्री में 3 चीजें हैं आपकी, देखिए पहला है आपका फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, केम, ठीक है ना। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केम, फिर ऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे उसमें हार्डवर्क करना पड़ा था आपको हर एक चैप्टर के साथ, इसमें जो हार्डवर्क करना पड़ेगा, देखो मैक्सिमम हार्डवर्क इसमें करना पड़ेगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, है ना।
आपको देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको बताता हूँ कि समझना चाहिए, बट ये केमिस्ट्री है। सो इसमें जो याद करने वाली चीज है वो है आपका इनऑर्गेनिक। ये तो आपको याद करनी है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक आपको याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज ऐसी है, कितना भी समझ लो, कितना भी समझ लो, फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ। क्वेश्चन की तरह नहीं, बट कुछ याद बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस दे, फिजिकल चैप्टर के हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी आप लगा लोगे, काम हो जाएगा। 12th में भी, 12th के बाद भी फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात है, देखो इनऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़ना है, एसपीडीएफ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि ये वाला चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 7 मार्क्स का। पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, जो कि 8 और 7 मार्क्स कंटेंट अच्छी तरीके से, मतलब अच्छा वाला क्वेश्चन, अच्छा वाला मार्क्स ये आपको दे जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में चक्कर क्या है, 12th की ऑर्गेनिक आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपने क्लास 11th की ऑर्गेनिक को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है। और इस वीडियो को देखने के बाद तक आपने अगर क्लास 11th की ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, तो आपको वहां जाकर पढ़नी पड़ेगी। वीडियो के लेक्चर्स भी हैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो ऐसी चीज है, एक तरीके से आप ये समझिए, वो एक पेड़ की रूट है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की अगर आपको अच्छी खासी तरीके से तैयार करनी है, तो आपको जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तब आपको जाकर के रिएक्शन मैकेनिज्म और इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह, मीजोमेरिक इफेक्ट वगैरह, आपको सब कुछ तभी समझ में आएंगे। मतलब 12th की केमिस्ट्री तभी समझ में आएगी जब आप जीओसी को अच्छी तरीके से कर लोगे। उसके बाद, उससे पहले अगर 12th की केमिस्ट्री आप सोचते हो मैं याद करके, रट्टा मार के, या किसी तरीके से 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकाल जाऊंगा, इस भूल में मत रहना, क्योंकि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास 12th, ठीक है ना। ये तो खैर बात अलग है, इसको एक साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सिलेबस के ऊपर। देखो सिलेबस, पहला चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट, जिसमें आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट मतलब बहुत से कॉन्सेप्ट है इसमें अच्छे खासे, जिसको हम याद भी करेंगे और समझेंगे भी, विद द लेक्चर और रिवीजन नोट्स के साथ, है ना। क्वेश्चंस भी इसके एनसीईआरटी के सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाले। और इनटेक्स्ट क्वेश्चन को भूल मत जाना, इनटेक्स्ट क्वेश्चन इज नेसेसरी, वो आपको करने हैं जो कि मिड में दिए होते हैं आपके थ्योरी के, इन द केमिस्ट्री बुक के थ्योरी के मिड में दिए रहते हैं आपको इनटेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको डेफिनेटली करनी है बिना दो राय के, है ना। फिर चलते हम देखो सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो कि आपको 110% कंप्लीट ही करना है। सॉल्यूशन इतना कठिन नहीं है, सॉल्यूशन ठीक ठाक चैप्टर है, आपको ठीक ठाक कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आराम से आपका हो जाएगा बिना टेंशन के साथ, क्योंकि इसमें कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको, आपका मतलब दिमाग घुमाने लगे। सिंपल मोल कंसेप्ट, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोरलिटी, यही चीज है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री में निकलने के लिए। तीसरा चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी एक अच्छा खासा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, और अच्छा खासा टाइम लेगा, और अच्छा खासा वेटेज आपको दे जाएगा 5 मार्क्स का, है ना। फिर चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़े से वास्ट चैप्टर है, सो आपको इनके साथ अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन सिंपल चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी हो जाएगा आसानी से। इसमें जो आपको देखो सबसे ज्यादा टाइम लेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपका अच्छा भला टाइम लेगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें ना आपके काफी सारे ब्लॉक्स आ जाएंगे, है ना, तो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूं, इस भ्रम में मत रहो कि केवल क्लास 12th है। क्लास 12th के बाद अगर अभी इस बात को समझ जाओगे कि क्लास 12th में अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो बाद में किसी की भी जरूरत नहीं है। क्लास 12th के साथ साथ ही आप इतनी पढ़ाई कर लोगे, अगर आप कंप्लीट फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो तो। समझ में आ रहा है।
डीएफ ब्लॉक सिंपल चैप्टर है, जल्दी होने वाला है क्योंकि इतने ज्यादा ब्लॉक्स नहीं आते हैं विद कंपैरिजन टू पी ब्लॉक, और इससे भी सिंपल है एस ब्लॉक, वो इतना वेटेज नहीं रखता, क्लास 11th की बात है। और ये डीएफ ब्लॉक है जिसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू पी ब्लॉक। जितनी मेहनत आपको पी ब्लॉक में करनी पड़ी उतनी मेहनत आपको डी और एफ ब्लॉक में नहीं करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा खासा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है, इतना भी नहीं, थोड़ा सा मेहनत आपको उसके साथ भी करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। और इसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने फिर बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अगर सुधारनी है, आपको अगर करनी है अपनी अच्छी, क्योंकि और बिना जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझे, बिना जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझे आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कदम भी नहीं रख सकते। होगा क्या, क्लास में डिफरेंट रिएक्शंस बताई जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ऐसे मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, ऐसे रेजोनेंस होगा, ऐसे ये होगा, बट आपके सब कुछ यूं आएगा, यूं करके निकल जाएगा सर के ऊपर से ही, क्योंकि फंडा ही नहीं पता भाई, आपको बेस ही नहीं पता उसका। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, प्लस आई प्लस एम माइनस एम क्या चीज है, आपके जब तक ये समझ में नहीं आएगा, आपके क्लास 12th की जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना समझे क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कर पाना मच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये चैप्टर है आपका किसका, क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किसका, क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक का है और ये भी ऑर्गेनिक का है, ये भी ऑर्गेनिक का, ये भी ऑर्गेनिक का है। 1 2 3 4 5 5 चैप्टर्स। देखो इसके बाद भी कुछ चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स कौन से हैं, वो चैप्टर आ जाते हैं आपके 14 पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये दोनों चैप्टर भी आपके, देखो अगर ये सिलेबस में से रिड्यूस नहीं होते, सिलेबस में से रिड्यूस नहीं होते तो देखिए, अगर ये दोनों चैप्टर अगर आपके सिलेबस में से रिड्यूस नहीं होते तो एक अच्छा खासा वेटेज आपको दे जाएंगे। पॉलीमर में आपको पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट नायलॉन वगैरह, नायलॉन 6 एंड एक्सेट्रा। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं आपसे कहता हूं अगर ये रिड्यूस हो भी जाता है ना तो आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए। क्यों, इसमें आपको बहुत सारे मतलब कि ऐसे हैक्स के बारे में, हैक्स तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, मतलब कि ऐसी चीजों के बारे में बताया जाएगा। देखो आपको इसमें क्या बताया, हिस्टामिन्स, एंटी हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स क्या चीज है, मैं अब इस पे तो नहीं आता, हिस्टामिन्स क्या है, वीडियो लेंथ बढ़ेगी, फायदा नहीं है। इसमें आपको पिल्स के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स की आपको डिसीजेज होती हैं, डिसीज और खांसी जुकाम एंड फीवर एंड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो यू हैव टू स्टडी इट बिकॉज ये आप बहुत अच्छा चैप्टर है, मेरे हिसाब से पढ़ना ही चाहिए भाई, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा, कुछ गोलियों के पिल्स के बारे में पता चलेगा, कुछ टैबलेट्स के बारे में पता चलेगा। अच्छा खासा चैप्टर है ये मेरे हिसाब से, सो इसको आपको पढ़ना जरूर है। अगर ये रिड्यूस हो जाता है आपको उससे मतलब नहीं, अगर आप मेरी बात मानते हो तो उसको जरूर पढ़िए इस चैप्टर को, ठीक है। पॉलीमर भी ठीक ठाक चैप्टर है, अगर रिड्यूस हो जाता है तो उसको पढ़ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर आप पूरा ही पढ़ रहे हो, कंप्लीट स्टडी ही कर रहे हो तो उसको भी पढ़िए, ठीक है। देखो 4 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स 8 मार्क्स पी ब्लॉक कर सकते हो, जल्दी से जल्दी करो इसको, ठीक है ना, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये बहुत देखो ठीक ठाक चैप्टर है, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है। बाकी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कीजिए, अपना ऑर्गेनिक में नाम बनाइए, 6 मार्क इधर से 6 इधर से 8 6 और 7 अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। किससे, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर आप पढ़ लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बढ़िया हो जाएगी। और इसको सिलेबस अगर मेरे हिसाब से आप मानो ना, आप ऐसा करना, देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अलग पढ़िए,
इनऑर्गेनिक को आप अलग पढ़िए, फिजिकल को आप अलग पढ़िए। स्कूल्स में क्या होता है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि वो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, दिस, फिर यहां तक वो ले आते हैं। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपको ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए जीओसी की जरूरत है, वो आपको नहीं बताएंगे, है ना। तो फिलहाल हमने सिलेबस इसका देख लिया है, अब थोड़ी सी हम रिवीजन और स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, उसकी तरफ बात करने, है ना। सो देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ, वो क्या है और क्यों जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया। अब देखिए करना क्या है आपको स्ट्रेटेजी के नाम पे। देखिए स्ट्रेटेजी क्या है, थंबनेल में आपने देखा होगा 8 मंथ्स, है ना, 8 मंथ। अब देखो 3 मंथ आपके निकल चुके हैं, अप्रोक्साइट 9 मंथ है अभी हमारे पास, है ना। मैं 8 मंथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 से 2 महीना हमको बिल्कुल फ्री रहना। फ्री कैसा, फ्री का मतलब ये नहीं है कि मस्त घर पे लेटे हुए हैं बेड पे, सोफे पे, बिल्कुल सर हम तो फ्री हो गए, हमारा सिलेबस हो गया कंप्लीट। मेरे कहने का मतलब है उस महीने में या उस मंथ में आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपको अंदर से डराए कि अरे ये रह गया तो मेरे इतने मार्क्स कटेंगे, इतने मार्क्स कटेंगे, ये होगा वो होगा। सिंपल देखो, अब मैंने 8 मंथ्स क्यों बोला है, 8 मंथ्स, 8 मंथ। अगर मैं डेज की बात करूं तो 8 इंटू 30 240 डेज होते हैं हमारे पास, 8 इंटू 30, ठीक है ना। 8 इंटू 13 मतलब कि 240 डेज हमारे पास अप्रोक्स हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इस सिलेबस को, कितने डेज है हमारे पास, 240 डेज। स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको, देखो करना क्या है, सिंपल 240 डेज हमारे पास। अगर हम ये सोचे ना क्लास 12th को करने में हमें मिलते हैं 365 डेज, तो ये बेवकूफों की निशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 365 डेज, भाई देखो मेरी बात सुनो, जब तक जून निकलता है ना, जून जब जुलाई लगती है तो बच्चा समझ पाता है कि हम 12th में आ गए। जुलाई निकल गई, अगस्त निकल गई, अब क्या आया सितंबर। अब बच्चे के दिमाग में आया यार हमको पढ़ना भी है 12th में, ठीक है ना। अक्टूबर आया, नवंबर आया, अब उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर तक वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और जनवरी फरवरी में जब एग्जाम होते हैं तो सब कुछ बिगाड़ देता है। इस वीडियो को देखने का मतलब है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिंपल आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इन 8 मंथ्स। 8 मंथ देखो, लास्ट के मंथ में क्या करना है वो मैं अलग बताता हूं, पहले 8 मंथ की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में, है ना, अप्रोक्स 45 या फिर 40 चैप्टर्स हम मानते हैं, ठीक है ना। अभी मैं केवल पीसीएम की बात कर रहा हूं, पीसीएम। मैथ का मैंने बताया नहीं, मैथ की एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है साइंस से हट करके, और उसको समझाने के लिए, बताने के लिए अलग सेपरेट वीडियो ही चाहिए। देखो 40 चैप्टर्स है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 240 अपॉन में 40 तो कितना हो जाता है, देखो हमको इसमें मिलता है अप्रोक्स 6 डेज, है ना। 6 डेज मिलते हैं पर चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। अप्रोक्स मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, 40 चैप्टर्स है, अप्रोक्स पीसीएम की बात करता हूँ। और ये जो चैप्टर्स हैं आपके कितने डेज हैं, 240 डेज। अप्रोक्स हर चैप्टर को हम 6 डेज देने हैं, है ना, 6 डेज। अच्छा अब सर कहोगे आप, अरे सर कुछ चैप्टर आपने बताया बहुत इजी है, कुछ चैप्टर बताए थे बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको करना क्या है, जो चैप्टर इजी है क्या उन पे भी 6 दिन देने हैं? नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर आप सोचते हो कि हर चैप्टर को हमको 6 दिन देने हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, नॉट यूनिट्स, चैप्टर्स की बात कर रहा हूं कि हर चैप्टर को आपको अप्रोक्स 6 डेज देने हैं। जो चैप्टर इजी है 6 से कम कर दो, या फिर 3 दिन में खत्म करो चैप्टर को, है ना। और अगर चैप्टर बड़ा है तो यहां से बचे हुए जो 3 दिन है उसको उसमें शिफ्ट कर दो, 6 प्लस 3, मतलब कि वो चैप्टर आपका 9 डेज में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिट के हिसाब से मैं बता नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको चैप्टर के हिसाब से कि अप्रोक्स आपको 6 डेज देने हैं। 6 से ज्यादा जाता तो देखो बहुत से चैप्टर ऐसे जैसे कि पॉलीमर, ठीक है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर ऐसा है, मैं आपको बताता हूं
अगर आप इसको स्टडी करते हो ना तो एक दिन में सफिशियंट है ये चैप्टर केमिस्ट्री वाला। तो आपके इधर से 5 डेज बच गए। अब इन 5 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, इन 5 डेज को आपको उस यूनिट में या उस चैप्टर में लेकर जाना है जहां पर डेज नंबर ऑफ डेज कम पड़ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हैं तो अप्रोक्सीमेटली 12 दिन हो गए, ठीक है ना, 12 दिन। अब आप कहोगे सर ये भी बता दो कि कौन से चैप्टर में कितने दिन लगने हैं। देखो मैं, ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं, बट दिक्कत क्या होगी कि मैं बता, देखो हर किसी का एक अपना अपना विजन होता है, अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, अपने अपने तरीके होते हैं पढ़ने के। सो अगर मैं आपसे कहता हूं सर इसमें देखो 12 दिन इसमें लगने वाले हैं और 15 दिन इसमें लगने वाले हैं, तो क्या आप खुद सोच करके बताइए, क्या 12 दिन में इसको करेक्ट 12 दिन में आप खत्म कर दोगे इस चैप्टर को? नहीं, क्योंकि मैं अपने स्टडी आवर्स के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि अप्रोक्स 12 दिन लगने चाहिए। बट क्या आपकी हैबिट है उतनी बैठने की, क्या आपकी हैबिट है उतनी मेहनत करने की? मैं इस वजह से बोल रहा हूं, ये आपको देखो इतनी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई बताता भी है ना एक दिन में 3 घंटे पढ़ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ नहीं कर रहा है, आपका टाइम पास कर रहा है। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना चैप्टर को कितना टाइम देना है। सिंपल, ये आप समझ गए। स्ट्रेटेजी क्या है, सफिशिएंट टाइम देना है हर एक चैप्टर को, और केवल थ्योरी ही नहीं पढ़नी। थ्योरी के लिए देखो एक लेक्चर है, मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आप अगर देखते हो तो अप्रोक्स 10 से 12 10 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर 10 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बात करूं तो 12 दिन है और 10 लेक्चर है। 12 दिन में 10 लेक्चर हैं आपके पास। 10 लेक्चर अगर आप पर डे देखते हैं तो आपके पास 2 दिन और बचेंगे, ठीक है ना। फिर भी आपकी अगर यूनिट खत्म नहीं होती तो आप 2 दिन और शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास अप्रोक्स 14 डेज हुए, मतलब कि 2 हफ्ते। तो आपके पास 10 लेक्चर में से अगर 14 दिन में से मैं 10 लेक्चर पर डे के हिसाब से निकाल दूं तो आपके पास बचेंगे 4 दिन। अब इन 4 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, देखो पर डे एक लेक्चर, ये केवल मैं देखो मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं आपसे कि केवल फिजिक्स या केवल केमिस्ट्री में, केवल आपसे बात कर रहा हूं पीसीएम। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो 1 घंटा पी फिजिक्स, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री, ठीक है ना। तीनों को 1 घंटा देना है, तो आपके कितने घंटे हो गए लेक्चर के? 3 घंटे, मतलब कि 3 आवर आपके हो गए लेक्चर के, ठीक है। फिर आपको उतना ही टाइम देना है, मतलब कि अप्रोक्स इसको आधा घंटा आप दे सकते हो ना एक दिन में, 30 मिनट्स पर सब्जेक्ट, तो 1.5 घंटे आपके किसके हो गए। इसको हटाता हूं, थोड़ा जगह करता हूं, फिर बताता हूं आपको, ठीक है। तो देखो मेरे कहने का मतलब 3 घंटा आपकी लेक्चर्स हो गए, 3 आवर्स लेक्चर प्लस 30 इंटू 3, मतलब कि 3 सब्जेक्ट की बात करता हूं, और बाकी जो बचे सब्जेक्ट उनकी आगे करते हैं बात। तो ये हो गया अप्रोक्स 1.5 आवर, मतलब कि आपकी पढ़ाई का 4.5 आवर्स हो गए हैं, ठीक है। 4.5 घंटे आपने पढ़ा और रिवाइज करा। अब जो आपका मेन काम आपका आता है वो क्या है कि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं खुद से। अब क्वेश्चंस कौन से होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज, जो कि सीबीएसई में आ चुके हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं क्लास 12th को तो, ठीक है ना, डायरेक्ट मतलब क्लास ओनली क्लास 12th को, तो क्लास 12th क्लास, ठीक है। पहला आपको एनसीईआरटी सबसे पहले खत्म करनी है, चाहे आप 12th के लिए केवल पढ़ रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो केवल आपको एनसीईआरटी सबसे पहले सर्वोपरि है। एनसीईआरटी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है, क्यों? क्योंकि ये बनाएगी आपका बेस, ठीक है। इसके बाद मतलब कि ऐसा नहीं केवल एनसीईआरटी थ्योरी से तो आपको पढ़नी है, थ्योरी से आपको पढ़ना है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है स्कूल के बाद भी पढ़ने के, मतलब कि इंस्टीट्यूट के बाद भी, प्लस क्वेश्चंस किसके, उसी के 10 एक बात बताओ, 10 लेक्चर्स में क्या एक बुक के क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर। एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चंस किसके? एनसीईआरटी के, प्लस जो इंटेक्स में क्वेश्चन होते हैं वो वाले,
ठीक है। इसके बाद PYQs, तीसरी चीज आपको रिवीजन करना है डेली, और चौथी चीज जो है वो क्या है, आपको रिकॉल करते रहना है। देखो रिवीजन का अलग फंडा है ना, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, रिवीजन और डेली क्लास, जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। ये टाइम करना आपको खुद से। और देखो वीकेंड में या फिर सैटरडे को या संडे को आप 1 से 2 घंटा खुद निकाल सकते हैं। हम आपको टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है। वो आपको करना है, अब जुलाई से वो शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद आपको देखो या फिर सैटरडे की, या फिर सैटरडे या फिर संडे आपको देना है मॉक टेस्ट। हर वीकेंड पे आपको एक टेस्ट देना है, वो सबसे जरूरी है। अगर आप ये सब करते हो ना, ये सब और ये नहीं करते तो ये सब करना बेकार है। ये बात आप समझ लीजिए, ये सब करते हो और ये नहीं करते तो ये सब करना बेकार है बिना टेस्ट के, क्योंकि टेस्ट आपको सेल्फ एनालाइज करने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। सो टेस्ट इज मैंडेटरी, टेस्ट तो आपको देना ही है, ठीक है। हम मॉक टेस्ट देंगे आपको, उस मॉक टेस्ट देने हैं। इतना हो गया, ये है आपकी स्ट्रेटेजी। सिंपल इतना करोगे, अच्छा खासा स्कोर ले लोगे आप क्लास 12th में। रिवीजन की बात करूं, रिवीजन आपको 3 बेसिस पे करने हैं। पहला डेली बेसिस पे, सेकंड वीकली बेसिस पे, और तीसरा मंथली बेसिस पे, ठीक है। देखो डेली बेसिस पे कैसा, लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, शाम को तो रिवीजन कर लिया, ठीक है। और वीकली बेसिस पे सैटरडे संडे आपका फ्री रहता है, संडे में क्या आपने पढ़ा पिछले दिनों में वो आपको करना है। मंथली बेसिस पे क्या आपने पढ़ा पूरे महीने में, 2 दिन ले लो, उसके वजह से 3 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है विद प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। आपको इस वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बताया, स्ट्रेटेजी बताई कि किस तरीके से आपको करना है और कैसे सिलेबस खत्म करना है। एक बताया था मैंने लास्ट का मंथ, उसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, केवल रिवीजन और टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट, जो कि 9 मंथ होगा, 9th मंथ होगा आपकी 12th का। उसमें आपको केवल पढ़ना है, रिवीजन करना है, मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ चुके हैं ना उसी को रिवाइज करो, रिवाइज करो, टेस्ट रिवाइज, टेस्ट रिवाइज, टेस्ट। जितने ज्यादा टेस्ट उतना ज्यादा हाई स्कोर, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी मिस्टेक्स की। इस वीडियो में हमने सब कुछ बताया, स्ट्रेटेजी बताई, रिवीजन बताया, रिवीजन ट्रिक्स बताई, मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है वो बताया। ऐसी शानदार वीडियोस के लिए कनेक्ट विद अंक बूस्टर। थैंक यू।